हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 ये कहाँ से आया? देखिए, 1973 में बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, और 1974 में ये बिल पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के रूप में पारित किया गया था। और ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाने वाला दूसरा ही एक्ट था, तो इसलिए इसका नाम एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 रख दिया गया। अब आते हैं हम इसके प्रीएम्बल में। देखिए, हर एक्ट का अपना एक प्रीएम्बल होता है जो उस एक्ट के बारे में पूरी चीज़ें, उसका पूरा जो सार है वो उसके प्रीएम्बल के द्वारा बता दिया जाता है। तो इसके प्रीएम्बल में भी इस एक्ट के बारे में संक्षिप्त में बता दिया गया है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, लॉ, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये केवल उन लॉ के प्रोविजंस को कंसोलिडेट करता है जिनमें क्राइम के बारे में बताया गया है, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। ये उन लॉज को कंसोलिडेट नहीं करता जिन एक्ट्स में या उनके प्रोविजंस में किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में बताया गया है, क्राइम को छोड़ करके, पनिशमेंट को छोड़ करके। एक तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक मशीनरी है जो सब्सटेंटिव लॉ, जो आईपीसी है, उसमें जो दंड के प्रावधान है, उसमें जो कोड के प्रोसीजर है वो कैसे चलेगा, कैसे दंड तक हम क्रिमिनल्स को पहुंचाएंगे। तो जो पूरा कोड का प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के इंक्वायरी और फिर ट्रायल, ये एक पूरा मैकेनिज्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जो दूसरे एक्ट्स में जो भी क्राइम के बारे में बताया गया, जो भी पनिशमेंट के बारे में बताया गया, वो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से ही गवर्न होता है। इसलिए यदि कोई लॉ या कोई प्रोविज़न इस कोड से अगर छूट गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोविज़न्स इस कोड से गवर्न नहीं होंगे। लेकिन अगर जज या मजिस्ट्रेट चाहते हैं तो उस जो दूसरा एक्ट है उसके तहत उसमें जो पनिशमेंट है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से भी देखा जा सकता है। बी इट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखो, भारत जब गणराज्य बना 1950 में, उसके 24th ईयर में ये एक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूप में पारित किया गया था। आगे चलते हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1 कहता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यह एक्ट 1970 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भी कहा जा सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो स्टेटस है वो वापस ले लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अब आगे इसमें कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोस रिलेटिंग टू द चैप्टर 8, 10 and 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland and to the tribal areas of Assam। अभी जो बात आ रही है यहाँ पर द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, आखिर ये इन दो स्टेट्स में, इन दो जगह पे ये कोड एक्सटेंड क्यों नहीं होता है? देखिए, अगर हम नागालैंड की थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो जब ये देश आज़ाद हुआ, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था, तब नागालैंड के लोग चाहते थे और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो चाहते थे कि नागालैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे और वो दुनिया में एक अलग कंट्री के नाम से जाना जाए। लेकिन इसमें एक मैसिव डेवलपमेंट तब हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी नागालैंड गए और
वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश किया। और अभी आपको पता होगा रिसेंटली 2015 में नागा पीस अकॉर्ड भी साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वहाँ कहा गया कि उनके जो अधिकार हैं, जो उनके जो लोकल लॉज हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे। और जो वो क्रिमिनल लॉ से गवर्न होते हैं, उनका क्रिमिनल लॉ वहीं पर चलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लॉज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और जो ट्राइबल एरियाज़ की बात की जा रही है असम में, देखिए जो नागालैंड का स्टेट है वो हमेशा क्लेम करता आया है कि उसका जो जुरिसडिक्शन है, उसकी जो टेरिटरी है, वो अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है और आसाम का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो सब मिला के नागालैंड बनता है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है उस ट्राइबल एरियाज़ में आसाम के, तो वहाँ भी ये कोड एक्सटेंड नहीं होता। वहाँ के लोग अपने लोकल लॉ से और वहाँ पर अपने क्रिमिनल लॉ से गवर्न होते आए हैं। रिसेंटली बोडो एग्रीमेंट भी अभी साइन किया गया था। ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ईस्टर्न पॉलिसी है वो कितनी प्रोएक्टिव है। लेकिन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, यानी कि स्टेट ऑफ नागालैंड एंड स्टेट ऑफ आसाम चाहे तो अपने पूरे स्टेट में या अपने स्टेट की किसी टेरिटरी में इस कोड को या इस कोड के किसी भाग को अपनी टेरिटरी में सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंटल मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखने को हमको मिली और वो है चैप्टर 8, 10 और 11 उन टेरिटरीज में अप्लाई होते हैं। यानी कि वहाँ पर आपको पता होगा वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ था 1999 से पहले, और वहाँ पर विरोध होता रहा था इस बात का कि वो भारत की टेरिटरी में सम्मिलित नहीं होना चाहते, वो एक अलग देश चाहते थे। और इसीलिए वहाँ पर ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 10 एंड 11, जो कहते हैं पीस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पुलिस व्यवस्था कायम रखने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में, और इसलिए ये चैप्टर्स में शामिल किए गए ताकि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स। देखो ट्राइबल एरिया से मतलब है कि वो ट्राइबल एरियाज जो 1972 के जनवरी के 21 डे से ठीक पहले आसाम के ट्राइबल एरियाज में सम्मिलित थे और जो शिलोंग म्यूनिसिपैलिटीज़ की लोकल लिमिट से अलग हैं। देखो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो नागालैंड हमेशा ये क्लेम करता आया था कि नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं वो, और आसाम के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो, और जो शिलोंग के पास के यानी मेघालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो पूरा ट्राइबल एरियाज है वो पूरा नागालैंड था। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और नागालैंड में ये सब एरिया सम्मिलित हो नहीं पाए। लेकिन वहाँ पर ट्राइबल एरियाज ज़रूर हैं और ये एक्ट, ये कोड वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होता। सब सेक्शन 3 आता है अब यहाँ पर। इसमें कहा है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। यानी ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 को फोर्स में आया। देखो ये एक्ट जरूर पार्लियामेंट से पास हुआ था 1974 में, लेकिन ये जब राष्ट्रपति से अनुमति मिली इस कोड को तब से ये एनफोर्स में आया, और इसको अनुमति मिलने के बाद ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 से फोर्स में आया। देखो एक्ट पास होने की डेट अलग होती है और एक्ट को एनफोर्स करने की डेट अलग होती है, ये हमेशा याद रखना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सब सेक्शन 1 को और सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 को अच्छे से कंसीडर कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये हर साल सिविल जज के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अधिकतर एग्जाम में
या तो सब सेक्शन 1 से या सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 3 से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आया है। तो आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क ज़रूर कर लीजिएगा।